नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। तो मैंने जनरल साइंस की एक सीरीज यहां पर स्टार्ट करी है और इसके 2 पार्ट मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस उनमें मैंने डिस्कस किए हैं उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये पार्ट नंबर 3 होगा और इसमें हम करीब 15 क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं और साथ ही साथ इनसे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा जिसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट 1 में आपको साइंटिस्ट जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनका वर्क या थ्योरी वगैरह जो उन्होंने यहाँ पर दी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो भी यहाँ पर चीजें हैं वो यहाँ पर आपको मैच करनी है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्फगैंग यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, न्यूलैंड हो गए है ना, फिर उसके बाद मेंडलीव हो गए या फिर मोस्ले हो गए। तो ये अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया, coined the term triads, modern periodic table, early development of the periodic table of elements। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर गिवन है। तो अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से जो करेक्ट यहाँ पर मैच होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको ए और बी के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको सी और डी जो है वो यहाँ पर पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर सी और डी नहीं पता है तो इसका मतलब है कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे तो मेंडलीव का जो नाम यहाँ पर आता है वो किस लिए आता है, क्योंकि इन्होंने जो अर्ली डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ था पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का, ठीक है, तो वो यहाँ पर इन्होंने डेवलप किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी का जो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये 4 होगा। और मोस्ले साहब ने जो है ये क्या किया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो यहाँ पर दी थी, तो इसका मतलब ये 3 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये समझ में आ गया कि सी का 4, तो सी का 4 मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो सी का 4 यहाँ पर ये हो गया और उसके बाद डी का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, वो डी का 3 है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो सी का 4 है लेकिन डी का 1 है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर पता रहती तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो आसानी से यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे वॉल्फगैंग की तो यहाँ पर क्या हुआ था, 1817 में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, 1817 में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। एक ये जर्मन केमिस्ट थे और इन्होंने यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपको सिमिलर देखने को मिलती है उनको ग्रुप्स में यहाँ पर मैनेज करने का इन्होंने एक प्रयास जो है वो यहाँ पर किया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने यहाँ पर ये चीज देखी कि जब यहाँ पर ये सिमिलर प्रॉपर्टी के बेसिस पे ग्रुप्स में यहाँ पर चीजों को डिवाइड कर रहे थे तो हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस ग्रुप्स को यहाँ पर क्या कहा, उसको ट्रायड कहा। ट्रायड मतलब जिसमें 3 चीजें हो, तो इसका मतलब पहले वाले का जो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया और इन्होंने ये देखा कि हर ग्रुप में 3-3 एलिमेंट है, तो इन्होंने यहाँ पर जो टर्म दिया उसको हम यहाँ पर ट्रायड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे न्यूलैंड साहब की, तो न्यूलैंड साहब ने 1866 में यहाँ पर एक थ्योरी दी थी और वो यहाँ पर क्या है कि ये एक इंग्लिश जो है साइंटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे और इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स थे, है ना, उनको यहाँ पर उनके एटॉमिक मास जैसे जैसे यहाँ पर इंक्रीज हो रहे थे उसके बेसिस पे उन्होंने चीजों को यहाँ पर जो है अरेंज किया, है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्टेव जो है वो एक मतलब आप ये कह सकते हैं ये एक म्यूजिक से रिलेटेड यहाँ पर एक टर्म है और इन्होंने क्या किया कि उसके बेसिस पे जो है वो चीजों को यहाँ पर कंपेयर किया। तो जॉन न्यूलैंड जो है इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया हुआ है कि विद रेफरेंस टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जो मेंडलीव साहब है उनकी जो पीरियोडिक टेबल है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो मेंडलीव साहब हैं इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि सबसे पहले अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से जो पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज करने के लिए किसी को क्रेडिट यहाँ पर देना चाहते हैं तो मेंडलीव साहब को यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि एक रिलेशन जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करी, किसके बीच में, एटॉमिक मास के बीच में
और उनकी जो भी यहाँ पर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो आपकी, है ना, चाहे वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी हो, उसके बेसिस पे इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो है वो कोशिश करी कि इनके बीच में कोई रिलेशन वगैरह जो है वो यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश यहाँ पर की जाए। ठीक है, और आपने यहाँ पर क्या है ये चीज यहाँ पर देखी कि हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो भी एलिमेंट्स है ना, पीरियोडिक टेबल में जब इन्होंने जो एटॉमिक मास होता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के बीच में एक रिलेशन के बारे में यहाँ पर सोचा, तो इन्होंने यहाँ पर एक चीज ये देखी कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर किसके बेसिस पे कर रहे हैं, वो एटॉमिक मास के बेसिस पे जो है वो यहाँ पर अरेंज होते हुए जा रहे हैं, है ना। मतलब कि मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जो है वो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अरेंज किए थे। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, इसके ऊपर एग्जामिनेशन में ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये मान सकते हैं, ठीक है, मतलब आप सिंपल सी बात यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसमें एटॉमिक मास जो है इसके ऊपर फोकस किया गया। अब उसके बाद मेंडलीव ने जो है वो यहाँ पर कुछ गैप्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर छोड़ दिए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि इनका मतलब यहाँ पर ये मानना था कि ऐसे भी कुछ यहाँ पर एलिमेंट हैं जो इन फ्यूचर यहाँ पर डिस्कवर किए जाएंगे और उनको यहाँ पर रखना जरूरी रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको डिफेक्ट नहीं कहते हैं। इन्होंने जो फ्यूचर वाली चीजें हैं कि कुछ एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होंगे उनको भी यहाँ पर रखना जरूरी होगा, इस वजह से मेंडलीव साहब ने जो है अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स वगैरह भी जो है वो यहाँ पर लेफ्ट रखे थे। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रिगार्डिंग द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अब मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन है उसकी लिमिटेशन से रिलेटेड जो है वो कुछ बातें यहां पर बताई गई हैं। जैसे पहली बात यहां पर बोली गई है कि द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज एम्बिगुअस, आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट posed a challenge to Mendeleev's periodic law. The atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next. तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन यहां पर था उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, है ना, और इसीलिए यहां पर क्या है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका क्रेडिट हम मोस्टली आपको देते हैं क्योंकि उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है वो यहां पर एलिमेंट्स को यहां पर अरेंज किया। तो अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो मेंडलीव के क्लासिफिकेशन का लिमिटेशन था उसके बारे में हम डिस्कशन यहां पर करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो लिमिटेशन यहां पर थी वो किसको रिलेटेड यहां पर थी, वो थी हाइड्रोजन, है ना। मतलब हाइड्रोजन जो एलिमेंट यहां पर है इसकी कोई जो है वो यहां पर फिक्स पोजीशन जो है वो यहां पर नहीं थी, है ना, कि ये बिल्कुल इसकी फिक्स पोजीशन हो जाए यहां पर। ठीक है, तो ये फिक्स पोजीशन जो है ये यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक तो पहली ये लिमिटेशन थी, है ना, और यहां पर क्या है कि मतलब हाइड्रोजन को कहां पर रखना है, किस तरीके से रखना है, इसके बारे में मेंडलीव साहब के पास कोई तर्क जो है वो यहां पर नहीं था। ठीक है, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है। अब आइसोटोप यहां पर क्या होते हैं, आइसोटोप के बारे में अगर हम देखेंगे कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो इनका एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन इनका जो मास होता है वो यहां पर क्या होता है, वो आपको डिफरेंट यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। मतलब जो मास यहां पर है वो कैसा है, वो यहां पर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम यहां पर आइसोटोप्स। तो यहां पर बोला जा रहा है कि आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मतलब आइसोटोप्स की वजह से मेंडलीव की जो पीरियोडिक यहां पर लॉ है उसमें कई सारी मुसीबतें जो है वो आपको देखने को मिली। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं, मतलब आप इनकी केमिकल, और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आइसोटोप्स होते हैं ना उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो यहां पर क्या होती हैं, वो आपको सिमिलर जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ कि आइसोटोप्स जो है, ठीक है, मतलब मेंडलीव ने जब यहां पर ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट का जब यहां पर डिसाइड कर दिया, है ना, ये सब चीजें प्रेजेंट कर दी, तो उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि कई सारे आइसोटोप वगैरह जो है उनकी यहां पर खोज हुई और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है, तो उनको कहां पर रखेंगे, है ना, उनकी पोजीशन जो है वो किस तरीके से डिसाइड की जाएगी। तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इनके पीरियोडिक लॉ में कुछ चैलेंजेस हैं जो निकलकर सामने आए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट यहां पर आप ये कह सकते हैं कि लिमिटेशन आपको देखने को मिलेगी। यहां पर क्या हुआ था कि जो भी यहां पर मासेस होते हैं, एटॉमिक मासेस होते हैं, वो रेगुलर मैनर में जो है वो यहां पर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाने पर इंक्रीज नहीं हो रहे थे, है ना। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि मतलब सिंपल सी बात यहां पर ये है कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था
कि मतलब कितने एलिमेंट होंगे जो डिस्कवर यहाँ पर किए जाएंगे, है ना। तो ये सब भी एक प्रॉब्लम थी, लिमिटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है ये भी आपका सही है। तो आपको ना 3 पॉइंट याद रखने हैं कि मेंडलीव का जो यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था उसकी लिमिटेशन क्या थी। पहली लिमिटेशन थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं थी, और आइसोटोप्स की वजह से मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में जो है वो कुछ चैलेंजेस यहाँ पर आए, और एटॉमिक मासेस जो थे वो रेगुलर इंटरवल पर जो है या रेगुलर मैनर पे चेंज नहीं हो रहे थे जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में यहाँ पर जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये आपको बिल्कुल सही देखने को मिल रहे हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रिगार्डिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जो आज के टाइम पीरियड पर हमको ये पीरियोडिक टेबल देखने को मिलता है, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब जैसे मेंडलीव का था वो एटॉमिक मास के ऊपर था, है ना, लेकिन एटॉमिक नंबर के ऊपर जो है वो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देयर आर 7 ग्रुप्स एंड 18 पीरियड्स। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, मोस्टलेस आपका जो वर्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। मेंडलीव का किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ वर्टिकल कॉलम देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे कुछ वर्टिकल कॉलम होते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम के बारे में बात करेंगे तो उसको एक नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जो वर्टिकल कॉलम होते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो आपको हॉरिजॉन्टल कॉलम देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो उनके यहाँ पर पहले कुछ नाम है वो आप ध्यान रखिएगा। जो वर्टिकल कॉलम यहाँ पर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम को यहाँ पर कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, ये ग्रुप हो गए आपके। और उसके बाद यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कॉलम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे उसको हम पीरियड्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम का जो नंबर है वो कितने हैं? वो 18 है। और जो ग्रुप्स हैं या जिनको हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कॉलम या पीरियड्स कहते हैं उनका नंबर कितना है? उनका नंबर है 7। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उल्टा लिख गया है। तो इसका मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 ग्रुप्स जबकि 18 ग्रुप्स हैं, और यहाँ पर 18 पीरियड्स लिखे हुए हैं जबकि 7 पीरियड हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये उल्टा लिख गया। जैसे आपने देखा होगा ना, ये एक इस तरीके से अगर आपको कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है, एक इस तरीके से, है ना, ये, और उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरीके से आपको एलिमेंट यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम यहाँ पर ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद ये वाले जो यहाँ पर आपको ये पॉइंट देखने को मिल रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पीरियड्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल जो भी यहाँ पर बॉक्स हैं वो हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये उल्टा दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, तो केवल पहला वाला स्टेटमेंट है जो कि आपको सही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रिगार्डिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे रिलेटेड आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। पेपर में बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। पहली बात बोली जा रही है कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ईच वैलेंस शेल indicate that outer shell is filled with electrons. The atomic radius decreases in moving from left to right along a period, whereas atomic size increases down the group, and metallic character increases across a period and decreases down a group. तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट है यहाँ पर स्टेटमेंट होगा वो कौन सा होगा, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको यहाँ पर इनकरेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपसे ये चीजें यहाँ पर पूछी जा रही है। तो देखिए अभी क्या है कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, अब इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आपसे बनेंगे, है ना। अब जैसे मान लीजिए बोला गया है कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप, ठीक है, हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप्स कौन से हैं, तो ये आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैं आपको पहला ग्रुप यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, ठीक है, लिथियम है, फिर सोडियम है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा एलिमेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे पोटेशियम हो गया आपका, है ना, फिर रूबिडियम हो गया, ठीक है, फिर सीजियम हो गया, फिर फ्रांचियम हो गया, ये पहले ग्रुप के एलिमेंट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखोगे 1 होता है, लिथियम का कितना होता है? 3 होता है, सोडियम का जो है वो कितना होता है? वो 11 होता है ना। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर पोटेशियम का देखेंगे तो वो आपको 19 देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती है।
अगर मान लीजिए कि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना होगा, ये 2 और 1 होगा, यहां पर ये 11 है तो ये 2 8 और ये 1 देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो 2 8 8 और ये 1 हो गया। तो अब इस वाले पॉइंट को देखिए, ये वाली जो चीज यहां पर होती है ये क्या है, ये सबसे आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो सब में एक ही एक है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर यह है कि ईच वैलेंस शेल इंडिकेट दैट द आउटर शेल इज फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब कि आउटर जो शेल यहां पर होगी वो इलेक्ट्रॉन से आपको फिल देखने को मिल रही है, जिसमें भी कोई गड़बड़ यहां पर नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल यहां पर सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे कि द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, ठीक है, वेयर एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आप देखो इसमें टोटल कितने शेल हो गए, इसमें 4 शेल हो गए, इसमें 3 शेल हैं, इसमें 2 शेल हैं, इसमें 1 शेल है। तो ऊपर से नीचे आने पर अगर आप यहां पर साइज देखेंगे, जो एटॉमिक साइज यहां पर होता है, ठीक है, जो एटॉमिक साइज आपको यहां पर देखने को मिलेगा वो यहां पर क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि शेल जो है वो आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एटॉमिक रेडियस जो है वो यहां पर क्या हो रही है, वो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रहा है कि वो यहां पर आपको डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका रीजन यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, है ना, उसके बाद अगर मान लीजिए कि हम आप इसके बाद अगर हम इसके बाद वाला देखेंगे तो यहां पर आपको जो है ये मिलेगा बेरिलियम, ठीक है, फिर यहां पर पड़ेगा आपका मैग्नीशियम, फिर ये पड़ेगा आपका कैल्शियम, ठीक है, फिर स्ट्रोंशियम, ठीक है, फिर इसके बाद बेरियम हो गया, उसके बाद फिर रेडियम। ठीक है, तो ये आपको यहां पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अब बेरिलियम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो ये कितना हो गया, ये 4 यहां पर हो गया, है ना। मैग्नीशियम का अगर आप देखोगे तो ये 12 हो गया। तो इसमें क्या हो रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि प्रोटॉन भी बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं बढ़ रहा है, इसमें प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्यों भाई, क्योंकि एक में पॉजिटिव चार्ज यहां पर होता है और एक में नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ यहां पर जाते हैं ना, तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। बात समझ में आ गई, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो एटॉमिक साइज यहां पर होता है वो इंक्रीज होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली जो है वो यहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो यहां पर क्या है, ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब अगर मान लीजिए कि चौथा स्टेटमेंट देखेंगे तो अब देखो 3 आपने सही कर दिए, तो चौथा ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसमें बोला जा रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आपसे यहां पर बताई जा रही हैं। अब अगर आप यहां पर देखेंगे कि जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर होता है वैलेंस शेल में, वही यहां पर क्या होता है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहां पर क्या होगा, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये समझना है कि जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि वैलेंस शेल में आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या होता है कि पीरियड में जो होता है वो यहां पर क्या होता है कि वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप देखिए कि जो भी यहां पर इलेक्ट्रॉन वगैरह है, जैसे यहां पर बोला जा रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। ठीक है, जो भी कोई भी यहां पर एलिमेंट है उसका मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जब हम यहां पर पीरियड में जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा कि वो इंक्रीज होगा। लेकिन जब हम यहां पर ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से नीचे यहां पर आएंगे तो वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। जबकि यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि ये उल्टा यहां पर दिया हुआ है ना। जो मेटेलिक कैरेक्टर यहां पर होता है जब हम यहां पर पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से राइट वगैरह में, तो वो डिक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा। और जबकि अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ यहां पर आते हैं तो वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है ना। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि मतलब आप ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप ये देखिए कि इसमें एक चीज ये समझना, जो मैंने आपको ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था ना, इनके बीच में क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन है। तो जो यहां पर आउटर मोस्ट शेल में आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वो आसानी से यहां पर जो है वो जा पाएंगे क्या, बताओ भाई। आउटर मोस्ट शेल में अगर जो भी इलेक्ट्रॉन है तो उनको अगर हमें एग्जिट करना है, बाहर करना है, ठीक है, हमने उसको एनर्जी दी कि तुम बाहर निकल जाओ, तो नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन है। लेकिन यहां पर एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जो हम ग्रुप में यहां पर आ रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि इसमें एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है।
तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको अट्रैक्शन देखने को मिलता है, तो वो अट्रैक्शन कैसा होता है, वो कम होता है। तो इसी वजह से यहां पर क्या होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहां पर क्या होते हैं कि वो जल्दी से जो है वो यहां पर आपको बाहर जाते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर आसानी से जो है वो लूज कर देंगे। लेकिन पीरियड में जो होगा वो यहां पर क्या होगा कि इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, है ना। और अगर इस तरीके से चीजें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि उनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा, और यहां पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो कम अट्रैक्शन यहां पर है तो आसानी से लूज कर देंगे। इसका मतलब है कि उनका मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो आपको यहां पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following element are not intermediate in properties of metals and non-metals? ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बीच में, है ना, जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे जिसको हम सेमीकंडक्टर वगैरह के तरीके से यहां पर यूज करते हैं, तो आपको बताना है कि मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बीच में जो प्रॉपर्टी होती है उसमें से कौन से एलिमेंट जो है वो यहां पर आपको आते हुए नहीं दिखाई देंगे, मतलब जिसको नॉट इंटरमीडिएट जो है वो यहां पर कहा जा रहा है। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आयोडीन हो गया। तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इंटरमीडिएट वाली प्रॉपर्टीज वाले होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम मेटेलॉइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको जो है ये मेटेलॉइड्स के नाम से जो है वो यहां पर जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसको एक बात और बोलें तो इसको हम सेमी मेटल्स जो है उसको भी यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मुझे एक चीज पता है कि कार्बन तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। तो कार्बन नॉन मेटल है, मतलब कि 3 वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो यहां पर कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि बोरॉन हो गया, ठीक है, फिर सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इन सब का हमने कहीं ना कहीं जो है वो सेमीकंडक्टर वगैरह के रूप में जो है वो चीजें यहां पर सुनी हुई हैं, और हमको यहां पर जो है वो पता है कि भाई इस तरीके की कुछ चीजें जो है वो यहां पर होती हैं। तो इसका मतलब है कि बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये हमको बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये आपको मेटलॉइड्स देखने को मिलेंगे, ये सेमी मेटल्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ नाम यहां पर लिख देता हूं, ये याद रखिएगा। एक आपका बोरॉन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद सिलिकॉन हो गया, फिर उसके बाद जो है वो आपका जर्मेनियम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्सेनिक जो होता है वो भी मेटलॉइड की कैटेगरी में यहां पर आता है। फिर उसके बाद एंटीमनी भी आपको यहां पर इसी कैटेगरी में जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद टेलुरियम जो है वो भी इसी कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक और होता है जिसको हम बोलते हैं पोलोनियम। ये सब यहां पर क्या है कि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी के बीच वाली जो यहां पर प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहां पर ये शो करते हैं। ठीक है, और कार्बन और आयोडीन जो है ये दोनों यहां पर क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं, इसलिए यहां पर इसके अंतर्गत ये नहीं आएंगे। सो इसमें से ये दोनों जो हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गए सभी को। तो ये 6 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ अभी यहां पर डिस्कस किए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपको ना थोड़े से बायो के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बायो के क्वेश्चन वगैरह भी हम करेंगे प्रिपेयर, और इसमें फिर फिजिक्स के क्वेश्चन वगैरह भी आएंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। ठीक है, लेकिन जिस सीक्वेंस में मैं आपको करा रहा हूं वो आप करते रहिए, क्योंकि वो एक प्रॉपर सीक्वेंस है जो मैं यहां पर आपके साथ फॉलो कर रहा हूं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। बेंजोइक एसिड फॉर्म्ड इन आवर मसल ड्यूरिंग अ फिजिकल एक्टिविटी लीड्स टू क्रैम्प्स। ठीक है, जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करते रहते हैं तो कभी कभी क्रैम्प वगैरह यहां पर आ जाते हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर में मसल में जो है वो बेंजोइक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो पानी में रहते हैं जानवर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो तेज होता है एज कंपेयर टू जो यहां पर जमीन पर रहते हैं। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको करेक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए एक होता है जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक जो होता है इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की मात्राएं जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और एक जो होता है उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है कि हमारे शरीर को जितनी यहां पर जरूरत होती है ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती। जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी वगैरह अगर यहां पर करेंगे तो उस टाइम पर आप देखोगे कि उस टाइम पर इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या है कि जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी वगैरह यहां पर करते हैं तो उस टाइम पीरियड पर आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि उस टाइम पर क्या होता है कि एनॉर्बिक जो यहां पर रेस्पिरेशन होता है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एनॉर्बिक
रेस्पिरेशन का मतलब ये हुआ कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हमारे शरीर में आपको देखने को मिलती है। अब यहां पर क्या होता है कि आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो भी यहां पर पेरुवेट होते हैं, ठीक है, पी वाई, ठीक है, उसके बाद आर यू, ठीक है, पी वाई आर यू, और उसके बाद वी ए टी ई, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं यहां पर पायरुवेट जो है उसकी बात यहां पर कर रहा हूं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप यहां पर एक्सरसाइज वगैरह करते हो ना, तो यहां पर क्या होता है कि जब आपके शरीर में जो है वो पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की चीजें यहां पर रहती हैं, तो यहां पर आपको एक चीज यहां पर ये देखने को मिलेगी कि ये जो पैरोवेट यहां पर होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब एक सॉल्ट, यहां पर आप ये कह सकते हैं जो सॉल्ट वगैरह यहां पर आपके शरीर में होते हैं, पैरोवेट एक तरीके का जो है वो सॉल्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो ऑक्सीजन जब यहां पर रहता है ना, तो वो क्या होता है कि ये किस में ब्रेक डाउन होता है, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में यहां पर ब्रेक डाउन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। CO2 और H2O जो है उस पर ब्रेक डाउन होगा। लेकिन जब यहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो किस में यहां पर ब्रेक होने लगता है, वो लैक्टिक एसिड में जो है वो यहां पर ब्रेक होने लगता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है कि हमको जो है वो आप ये कह सकते हैं कि क्रैम्प्स वगैरह जो है वो यहां पर आते हुए दिखाई देंगे। तो जो हमारे शरीर में क्रैम्प पड़ते हैं फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान, वो बेंजोइक एसिड की वजह से नहीं, लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया। दूसरी बात अगर हम यहां पर बोलेंगे, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यहां पर होते हैं वो यहां पर क्या करते हैं कि उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो नॉर्मल जो टेरेस्ट्रियल यहां पर ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे यहां पर जो है, ठीक है, वो यहां पर तेज होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है, ठीक है, पानी के अंदर, वो यहां पर क्या होता है कि वो कम होता है, ठीक है। ऑक्सीजन अमाउंट जो है वो आपको पानी के अंदर कम देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और इसी वजह से यहां पर क्या होता है कि उनको ऑक्सीजन की अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो अब वहां पर कम ऑक्सीजन है तो उन्हें जल्दी जल्दी जो है वो यहां पर ब्रीथ करना जो है वो यहां पर आपको पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ब्रीदिंग जो है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सीडोपोडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन अमीबा न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सीडोपोडिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है अमीबा के न्यूट्रिशन में। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो भी मल्टी सेलुलर यहां पर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जितनी भी सेल होती हैं वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो यहां पर मिल सके। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, जो अमीबा यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये क्या होता है कि ये यूनिसेलुलर जो है, ठीक है, यूनिसेलुलर एनिमल यहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, मतलब इसमें एक ही सेल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर एनिमल है और आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है खाना वगैरह खाने के लिए जो है इसमें आपको माउथ जो है वो देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि जो यहां पर इंजेक्शन होता है फूड का, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ फूड, आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो माउथ होता है वो आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या होता है कि अमीबा जो यहां पर फूड होता है उसको कैसे इंजेस्ट करता है, बाय इनसर्कलिंग इट, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ये इनसर्कलिंग करता है फूड का उसको हम क्या बोलते हैं, उसको यहां पर बोलते हैं सीडोपोडिया, जो कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो फूड वगैरह को जो है वो इंजेस्ट यहां पर कर पाता है, ठीक है। और उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके से जो है उसके शरीर के अंदर जो है वो खाना यहां पर जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एक प्रोसेस होती है जिससे अमीबा यहां पर अपना खाना जो है वो यहां पर प्राप्त करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये हो गया आपका फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस का सिंपल सा मतलब होता है प्रोसेस जिसमें अमीबा यहां पर फूड जो है वो ऑब्टेन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीडोपोडिया जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है अमीबा के न्यूट्रिशन में। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिसमें मल्टीपल सेल्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे ह्यूमन का आप यहां पर सेल देख सकते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे जैसे यहां पर क्या होता है कि कोई भी बॉडी होती है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे जैसे बॉडी यहां पर उसका साइज इंक्रीज होता है, आप ये कह सकते हैं कि जो भी डिजाइन होती है ना बॉडी की, वो कॉम्प्लेक्स होती हुई जाती है, ठीक है।
और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है कि जब यहाँ पर बॉडी यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगी तो ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे जो हमारे यहाँ पर सेल्स हों वो यहाँ पर सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट ना करें, ताकि उनको न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिले, है ना। तो ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स डिजाइन जो है वो आपको यहाँ पर बॉडी का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा आवश्यक नहीं है कि भाई वो सराउंडिंग के साथ जो है वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए डायरेक्टली कांटेक्ट में हो। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आपसे सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्लांट्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। उसके बाद ह्यूमन बींग्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना। इसके बारे में आपको जो है ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि क्या है, किस तरीके से है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है ना। तो अब क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद रखिएगा कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट वगैरह यहां पर खाते हैं, ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये एनर्जी के रूप में, जब भी हमें एनर्जी की यहां पर आवश्यकता होती है तो ये एनर्जी के रूप में हमको चीजें जो है वो यहां पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात यहां पर ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि प्लांट्स यहां पर हैं, ठीक है। तो अभी आपसे ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट यहां पर पूछा गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जल्दी में क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में हम इस चीजों को जो है वो मिस कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो इमीडिएटली यहां पर हम एनर्जी के रूप में यहां पर यूज नहीं करते हैं, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होता है कि वो स्टार्च के फॉर्म में जो है वो यहां पर सेव होता है, लेकिन यहां पर जो है ये ग्लाइकोजन नहीं आएगा। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, इसकी जगह पर स्टार्च होना चाहिए। मतलब कि जो आप ये कह सकते हैं कि पौधे वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट यहां पर यूज में नहीं आता है उसको वो स्टोर कर लेते हैं, और वो जो स्टोर यहां पर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और ह्यूमंस में जो है वो यहां पर स्टार्च के फॉर्म में नहीं होता है, उसमें यहां पर ये ग्लाइकोजन जो है उस फॉर्म में यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो उल्टे लिख गए हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही नहीं है। आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, तो दोनों करेक्ट नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट यहां पर सेव होता है वो स्टार्च के फॉर्म में सेव होता है, और ह्यूमन बींग्स में ग्लाइकोजन जो है उसके फॉर्म में यहां पर सेव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहां पर सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट अबाउट द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो है वो यहां पर आपको स्टेटमेंट दिया गया जिससे पौधे अपना खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो क्लोरोफिल करता है, और जो यहां पर जो है रिडक्शन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो आपको यहां पर ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर इसकी एक इक्वेशन है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद ये आपका वाटर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर ये कह सकते हैं कि आपको जो है वो क्लोरोफिल यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल की भी ना स्पेलिंग याद रखना। कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके की जो स्पेलिंग होती है वो आपको ना करेक्ट स्पेलिंग वाला जो इंग्लिश वाला सेक्शन होता है वहां पर पूछ लेंगे आपसे, है ना। क्लोरोफिल हो गया, और यहां पर आपको ये सनलाइट देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सी जो एलिमेंट है आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको मैग्नीशियम देखने को मिलता है, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या होता है कि जब ये इक्वेशन यहां पर आगे बढ़ेगी तो यहां पर बनेगा C6H12O6, और इसके अलावा जो है वो यहां पर आपको ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती हुई दिखाई देगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्लूकोज यहां पर कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज देखिएगा, फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट क्या करते हैं कि जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह, उसको ये क्या करते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट में जो है वो यहां पर कन्वर्ट करते हैं, जो कि सनलाइट का यहां पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस यहां पर होती है वो प्लांट्स में कहां होती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल मुस्कुराता हुआ आ सकता है ना। तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट का,
ठीक है, वहां पर ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, मतलब इसका जो वेन्यू है वो कहां पर होगा, ये क्लोरोप्लास्ट पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है कि सनलाइट को जो है वो यहाँ पर ट्रैप करता है। ठीक है, ताकि इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ठीक है, इसको ग्लूकोज के फॉर्म में जो है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करे, वो यहाँ पर जो है वो चेंज कर ले। और इसी की वजह से क्या होता है कि प्लांट वगैरह में जो है वो ग्रोथ वगैरह भी आपको देखने को मिलती है। तो मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, टू कार्बोहाइड्रेट। तो देखो 6CO2 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया और ये ऑक्सीजन यहां पर आ गया। तो इसका मतलब यहां पर ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन भी यहां पर कार्बोहाइड्रेट बनने की वजह से यहां पर हो रहा है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी कार्बन वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें आपको ना एक पोर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो पौधों की पत्तियां वगैरह होती हैं उसमें पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, और यहां पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस स्टोमेटा के थ्रू जो है वो क्या होता है कि जो भी कार्बन होता है वो पौधे के अंदर जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर जो रूट्स होते हैं, ठीक है, जो पौधे के रूट्स हैं, वहां से आपको ये वाटर जाता हुआ दिखाई देगा, है ना, क्योंकि हमको कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है और वाटर की भी आवश्यकता है, दोनों चीजों की आवश्यकता है। तो वो कैसे फुलफिल यहां पर होगा, तो वो यहां पर क्या है कि वो स्टोमेटा से कार्बन चला गया अंदर, जो पौधे के अंदर पत्तियों के अंदर छोटे छोटे रूट्स होते हैं, है ना, पोर्स होते हैं, और रूट से वाटर चला गया और पोर से ही जो है वो ऑक्सीजन यहां पर बाहर निकलेगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन यहां पर बाहर निकल रहा है ना 6O2, ये पोर से जो है वो यहां पर बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि प्लांट से रिलेटेड है और करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। Gaseous exchange take place only through stomata and there is a no role of stems and roots. Nitrogen is taken up in the form of inorganic nitrates और nitrites। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि प्लांट से रिलेटेड है और यहां पर आपको सही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि मैंने अभी आपको ये जो फोटोसिंथेसिस वाली चीजें बताई थी, है ना, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही जो होता है वो आप यहां पर कह सकते हैं कि वहां पर आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में पूरा का पूरा क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल में, और आप ये कह सकते हैं कि इसमें लार्ज अमाउंट जो है वो क्लोरोफिल का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट जो यहां पर होता है, आप ये कह सकते हैं कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पर होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि लाइट एनर्जी को जो है, ठीक है, जो भी लाइट एनर्जी होती है या सन की जो एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में जो है वो यहां पर कन्वर्ट होती हुई आपको दिखाई देगी, है ना। मतलब अगर आपसे ये बोलेंगे कि प्लांट्स में लाइट एनर्जी जो है वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो केमिकल एनर्जी में। कहां पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो ये भी बात आपको जो है वो आपको ध्यान रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट, और ये जो आपका ये केमिकल एनर्जी होता है वो क्या होता है, ये आपका ग्लूकोज होता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है कि क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस ओनली थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, एंड देयर इज अ नो रोल ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। मतलब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इसमें केवल जो है स्टोमेटा के थ्रू यहां पर होता है, जो पोर्स होते हैं, और इसमें रोल स्टेम का या रूट वगैरह का कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि स्टोमेटा के थ्रू जो है वो मैक्सिमम यहां पर आपको जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन आप यहां पर ये कह सकते हैं कि रोल आपको स्टेम का भी देखने को मिलेगा और रूट्स को भी देखने को मिलेगा, दोनों चीजों का होता है। ठीक है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट जो है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है ना। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो यहां पर आपको चीजें देखने को मिल रही हैं वो स्टोमेटा के थ्रू होती है, लेकिन इसमें स्टेम और रूट का भी जो है वो यहां पर रोल आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो गया। अब उसके बाद यहां पर ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक आप ये कह सकते हैं कि एक इसेंशियल एलिमेंट होता है, जिससे प्रोटीन वगैरह यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन या जो दूसरे अलग कंपाउंड होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और आप ये कह सकते हैं कि टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, तो इसके रूप में जो है वो यहां पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो भी इनऑर्गेनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट्स होते हैं उनके रूप में हम इसको प्राप्त करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो आपसे पूछा गया कि कौन कौन सा सही है, तो दूसरा गलत है ना। दूसरा गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है बस। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी डिटेल अगर पता रहेंगी तो क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से यहां पर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
एलोवियोली हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो एलोवियोली हैं वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको डाइजेशन ऑफ फूड में जो है वो यहाँ पर मदद करते हैं। और विली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सही है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एलोवियोली होता है ये क्या होता है, और ये जो आपको अगर आप देखेंगे तो मतलब जो आपका यहाँ पर विली होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपको ये पता होना चाहिए, तभी जो है ये क्वेश्चन वगैरह आप यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एलोवियोली में जैसे अगर आप अपने लंग्स के बारे में देखो, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से आपका एक लंग का जो है वो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, आप इसको देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से एक ये चीज यहाँ पर हो गई। ठीक है, ये किडनी जैसा लगेगा लेकिन ये किडनी नहीं है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ये आपकी लंग्स है। ठीक है, तो लंग्स के बारे में बात हो रही है। अब आपको पता है कि इस तरीके से चीजें जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगी और इस तरीके से है ना, इस तरीके से यहाँ पर आपको ना छोटे छोटे जो है ये आपको ऐसे डॉट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से छोटे छोटे जो है ये आपको डॉट्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पर है ना, इन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इन्हीं को जो है ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको देखने को मिलते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम जो है ये एलोवियोली जो है वो यहाँ पर कहते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि अगर आपको ये पता चल गया कि भाई ये जो चीज है वो कहां पर है, ये तो कहीं पर और है ना। डाइजेशन जो है वो तो अलग जगह पर होता है, एलोवियोली जो है वो तो आपको लंग से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अब हमको जो है ये आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इसमें से चीजें क्या क्या हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आपको एक चीज ये समझ में आ गया कि एलोवियोली जो है वो यहाँ पर क्या है कि एक सरफेस होती है जहां पर जो भी गैसेस वगैरह होती हैं उनका एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर एलोवियोली होते हैं इसमें आपको बहुत सारे ब्लड वेसल्स वगैरह, इनकी सरफेस वगैरह पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से अगर ये सब चीजें अच्छी तरीके से काम करेंगी तो हमारा जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो रेस्पिरेशन यहाँ पर सही तरीके से हो पाएगा। तो एलोवियोली जो होता है वो फूड के डाइजेशन में आपकी मदद नहीं करता है। ठीक है, इससे आपका रेस्पिरेशन जो है वो अच्छा होता है क्योंकि इसकी जो प्रेजेंस है वो कहां पर है, ये आपका जो लंग्स होते हैं वहां पर आपको ये देखने को मिल रही है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर विली को देखें। ठीक है, अब विली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई विली की जो लोकेशन है वो यहाँ पर कहाँ पर होती है ना, और वो जो है वो यहाँ पर क्या करता है ना, किस तरीके से वो जो है वो मदद करेगा। तो उसकी लोकेशन अब देखिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये क्या करता है कि ये जो रेस्पिरेशन होते हैं उसमें यहाँ पर आपकी ये मदद करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इंटेस्टाइन वगैरह में आप देखोगे तो वहां पर क्या होता है कि ये चीजें जो है वो आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगी, मतलब जो आपका इंटेस्टाइन वाला एरिया होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आप ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, जैसे अगर आप अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे तो वहां पर क्या है कि आपको ना न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगी, है ना। तो यहां पर क्या है कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, जैसे आप इसका डायग्राम भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां पर आपका क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनको जो है वो हम यहाँ पर विली कहते हैं। ठीक है, अब ये जो विली होता है वो यहाँ पर क्या करता है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं ना वो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ाता है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ जो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है उसको यहाँ पर क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। विली का बेसिकली जो काम होता है वो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि विली जो है इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, और ये क्या करते हैं कि मतलब जो भी यहाँ पर फूड वगैरह होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको अलग अलग जो हमारी बॉडी के सेल होते हैं वहां पर आपको दिखाते हुए दिखाई देंगे। तो मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें रेस्पिरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर नई टिश्यूज वगैरह रिपेयर हो रहे हैं, ओल्ड टिश्यूज वगैरह बन रहे हैं, है ना, और जो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब फूड होता है उसका खाना एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में इन सब चीजों में यहाँ पर ये मदद करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहाँ पर सही है, तो नाइदर वन नॉट टू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चीजें यहाँ पर उल्टी लिख गई हैं, है ना, अगर उल्टी नहीं होती, अगर हम दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से लिखते हैं ना, यहाँ फूड यहाँ पर रेस्पिरेशन, तो दोनों सही हो जाते, लेकिन इसमें अभी चीजें जो हैं वो उल्टा यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, रिगार्डिंग सलाइवा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आर फाउंड इन हार्ट, सलाइवरी एमिलेज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू द शुगर। तो अब आपको बताना है कि इनमें से
कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, मतलब करेक्ट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर जो है वो यहां पर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर जो है यहां पर क्या होगा? ठीक है, ट्राई करिए। ठीक है, तो ये जो यहां पर क्या होता है कि जो ये पेरिस्टैलिटिक यहां पर मूवमेंट होती है ना, ये हार्ट में नहीं होती है ना। जो यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसे हमें मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि हमने खाना खाया, ठीक है, और हम क्या करना चाहते हैं, उस खाने को जो है वो हमारा शरीर ये चाहता है कि भाई ये जो है वो यहां पर क्या हो कि वो आगे की तरफ यहां पर हमारा खाना जो है वो आगे जाए। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर आपको, जैसे आपका खाना आप यहां पर खा रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी आपका फूड है, ठीक है, जब यहां पर क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है ना। जैसे सिंपल सी बात यहां पर अगर आप ये देखें तो यहां पर क्या है कि मतलब जैसे हम खाना खाते हैं ना, जो हमारा ये कैनल होता है, ठीक है, जैसे हमारा ये जो कैनल आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर क्या होगा कि इसके तहत जो है वो खाना आपका एक जगह से दूसरी जगह पर यहां पर जाता है। तो ये हार्ट की बेसिकली मूवमेंट नहीं होती है, मतलब हार्ट में नहीं होता है ये मूवमेंट। ये जो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें जो मतलब आपका जो खाना जिस कैनल से जा रहा है ना, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जैसे अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, कौन सी कैनल होती है जिसको हम यहां पर बोलते हैं, उसको हम यहां पर कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल, है ना। तो एलिमेंट्री कैनल में जो खाना आपने यहां पर खाया है, तो उसको आगे पीछे ले जाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो है, ठीक है, वो यहां पर आपको जो है वो चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री कैनल होता है, तो इसमें क्या होता है कि फूड को, ठीक है, पुश करने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, करने के लिए ये जो आपको मूवमेंट होती है वो देखने को मिलती है। तो ये हार्ट में मूवमेंट नहीं होती है ना। ये जो आपका एलिमेंट्री कैनल होता है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जब भी हम कुछ यहां पर खाते हैं तो सलाइवा जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से यहां पर जो है वो सिक्रीट होता है, और उसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें आपको सलाइवा में कुछ एंजाइम देखने को मिलते हैं जिसको हम सलाइवरी एमिलेज जो है वो यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो सलाइवरी एमिलेज जो है वो सलाइवा में एक एंजाइम यहां पर होता है, और यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या करता है कि जो भी स्टार्च वगैरह होता है उसको शुगर में यहां पर जो है वो ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इसमें यहां पर क्या होता है कि जब हम ये सलाइवरी ग्लैंड से ये सलाइवा निकलता है तो उससे क्या होता है कि खाना वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से जो है उसको च्विंग कर देते हैं, और अच्छी तरीके से वो जो है वो यहाँ पर मिक्स हो जाता है। फिर उसके आगे जो मूवमेंट है वो ये पेरिस्टेलिटिक जो मूवमेंट है उसके तहत खाना जो है वो फॉरवर्ड यहाँ पर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। आपसे पूछा गया कि करेक्ट आंसर, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डाइजेशन। ठीक है, तो मतलब डाइजेशन से रिलेटेड यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला बोला जा रहा है कि द सिक्रेशन इज डन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनहेबिट द फंक्शन ऑफ पेप्सिन, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर सही देखने को मिल रहा है, मतलब कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको यहां पर बताना है। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला बोला जा रहा है कि द सिक्रीशन इज डन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर एक चीज समझिएगा कि जो भी यहां पर डाइजेशन फंक्शन होता है ना, मतलब जो भी आपको ना यहां पर डाइजेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट देखें, तो डाइजेशन जो भी यहां पर चीजें होती है ना, ये किसके द्वारा यहां पर टेक केयर इसका किया जाता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा यहां पर किया जाता है, मतलब यहां से जो है वो सिक्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती है ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं, ये स्टमक में जो है वो आपके प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिक्रेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो यहाँ पर क्या करती हैं कि डाइजेशन का ध्यान रखती हैं। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि वो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और वहां से ये सब चीजें आपको देखने को
मिलती हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं, ठीक है, जैसे मतलब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इसमें से कुछ चीजें जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो डाइजेस्टिंग यहाँ पर एंजाइम होता है जिसको हम पेप्सिन यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। और उसके बाद म्यूकस वगैरह जो होता है ये सब चीजें आपको यहाँ से सीक्रेट होती हुई दिखाई देती हैं। तो ये स्टमक से होती है, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन से। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये इनहेबिट करता है यहाँ पर द फंक्शनिंग ऑफ पेप्सिन। देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यहाँ पर एसिडिक मीडियम जो है वो क्रिएट करता है और जिसकी वजह से पेप्सिन यहाँ पर काम कर सकता है, ठीक है। उसके काम को रोकता नहीं है, इसके काम को क्या करता है, ये जो है वो यहाँ पर प्रमोट करता है। तो वो कौन करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, क्योंकि ये क्या करता है कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा जहां पर पेप्सिन अपना काम अच्छी तरीके से कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी यहाँ पर गलत हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो म्यूकस होता है ये प्रोटेक्ट करता है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, जिससे एसिडिटी वगैरह यहाँ पर ना हो। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक होता है, ठीक है, एसिड के, ठीक है, मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात ये बताई जा रही है कि जो स्टमक का जो इनर लाइनिंग होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, म्यूकस का होता है, ताकि यहाँ पर जो एसिड वगैरह हो उससे कोई प्रॉब्लम हमको क्रिएट ना होती हुई दिखाई दे, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। तो एलिमेंट्री जो कैनल आपको देखने को मिलेगा तो इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्टमक होता है, या फिर डोडेनम होता है। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर जो है वो यहां पर क्या होगा, बताइए। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा, वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये आपको मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये स्मॉल है लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, एक बात ये ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पर हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो वेजिटेरियन है, और एक जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसको जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो मीट वगैरह यहाँ पर खाते हैं, ठीक है। अच्छा हर्बीवोर्स में आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ना लॉन्गर, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये हो गया आपका लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे तो जो कार्निवोर होते हैं, ठीक है, तो उनमें आपको शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि कार्निवोर जो है ये मीट वगैरह यहाँ पर खाते हैं तो इसको यहाँ पर डाइजेस्ट करना जो है वो आसान होता है, और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो यहाँ पर शॉर्ट इनमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इंसानों में देखेंगे तो ये लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्यों, क्योंकि हम जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि रोज ही मीट खाएंगे, है ना, हम लोग क्या करते हैं कि जो नॉर्मल खाना होता है वो भी खाते हैं, तो उसको भी डाइजेस्ट यहाँ पर करना है। जो यहाँ पर आपको सेल्यूलोज वगैरह यहाँ पर दिखने हैं, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट करना है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि मीट वगैरह जो है वो आपको डाइजेस्ट करना है, ठीक है। तो मीट आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए उनमें आपको शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल्यूलोज वगैरह जो है वो हमको डाइजेस्ट यहाँ पर करने होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो एलिमेंट्री कैनल है उसका जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो ये था आज के हमारे 15 क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी आप हमारा डेली न्यूज एनालिसिस का जो कोर्स है उसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। 249 में आपको बहुत ही अच्छा डिस्कशन यहाँ पर मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो 9993048282 मेरा नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स वगैरह जो है उनको आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी प्रिपरेशन टूल किट फॉर एसएसबी इंटरव्यू की क्लासेस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, सबकी रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आज कोर्स यहाँ पर लेंगे तो आपकी जो वैलिडिटी होगी वो आज से काउंट होगी, 1 अक्टूबर से नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया है, आप उसके थ्रू यहाँ पर चीज़ों को जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन, कोई डाउट हो तो वो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये था हमारा सेशन, आप
पीडीएफ के लिए जो है वो टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है डिफेंस मास्टर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पर मैं पीडीएफ जो है पहले की क्लासेस की भी शेयर कर चुका हूं, जो भी क्लासेस यहाँ पर होती हैं सबकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।